इस वीडियो लेक्चर में हम मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी विज्ञापन जिसका नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2022 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम जो कि 4 अगस्त 2024 को कंडक्ट करवाया गया है के पेपर सेट सी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी पेपर में आए हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में प्रोवाइड करवाऊंगा। क्वेश्चन है, किन राज्यों में दंडकारण्य प्रदेश का विस्तार है? इन विच स्टेट्स दंडकारण्य रीजन इज एक्सपेंडेड? दंडकारण्य प्रदेश भारत का एक फिजियोग्राफिक रीजन है, एक भूभौतिक प्रदेश है। भारत को मुख्यतः 5 फिजियोग्राफिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से एक है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को फर्दर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से एक है पूर्वी पठार। इस पूर्वी पठार को फर्दर 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, जिनमें से एक है दंडकारण्य प्रदेश। यदि भारत के मानचित्र में देखा जाए तो इस दंडकारण्य प्रदेश की स्थिति भारत के ईस्ट सेंट्रल भाग में है। यह एक ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति वाला प्रदेश है। इसका उत्तरी भाग महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है और इसका दक्षिणी भाग गोदावरी नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। खनिज की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण प्रदेश है। इसके बाद भी यह अंडर डेवलप्ड और बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यदि इस प्रदेश के क्षेत्रीय विस्तार की बात की जाए तो यह प्रदेश उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों के कुछ भागों पर स्थित है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 लिस्ट दी हुई हैं। पहली लिस्ट में कुछ दर्रे दिए हुए हैं और दूसरी लिस्ट में यह दर्रे किन स्थानों को जोड़ते हैं उनके नाम दिए हुए हैं। दोनों ही लिस्ट का सही मिलान करते हुए सही ऑप्शन का चयन करना है। यदि इंडिया के मैप को देखें तो नीति दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह नीति दर्रा उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में स्थित है और यह जम्मू से कश्मीर की घाटी को जोड़ता है। जोजिला दर्रा लद्दाख यूनियन टेरिटरी में स्थित है और यह श्रीनगर से कारगिल और लेह को जोड़ता है। चांगला दर्रा भी लद्दाख यूनियन टेरिटरी में स्थित है और यह लद्दाख से तिब्बत को जोड़ता है। इस प्रकार दोनों ही लिस्ट का सही मिलान करते हुए यदि क्वेश्चन में दिए हुए ऑप्शंस को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशाल मैदान के कौन से क्षेत्र में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं? यह कठोर सामग्री जैसे कंकड़ और पत्थरों से बना होता है। कुछ नदियां इस क्षेत्र में लुप्त हो जाती हैं। यहाँ नदी की गति अचानक कम हो जाती है। विच ऑफ द रीजन ऑफ ग्रेट प्लेन्स possess the following features? It is formed of coarse material like gravels and pebbles. Some of the streams and rivers disappear here. The velocity of the rivers is suddenly reduced here. यह क्वेश्चन भी भारत के फिजियोग्राफिक रीजन्स से ही आया है। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत को मुख्यतः 5 फिजियोग्राफिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से एक है भारत के विशाल मैदान ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। भारत के इन ग्रेट प्लेन्स को उच्चावच और संरचनात्मक रूप से तथा स्लोप के आधार पर 5 भागों में डिवाइड किया गया है या 5 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, जिनके नाम हैं क्रमशः भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टाई प्रदेश। हम जानते हैं कि शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है और इस शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की स्थिति है। हिमालय से अत्यधिक वेलोसिटी से उतरती हुई नदियां इस ग्रेट प्लेन में प्रवेश करती हैं। हम जानते हैं कि माउंटेन एरियाज़ का स्लोप बहुत स्टीप होता है, जबकि प्लेन एरियाज़ का स्लोप बहुत जेंटल होता है। इन स्टीप स्लोप वाले माउंटेन एरियाज से जब नदियां नीचे की ओर उतरती हैं तो उनकी वेलोसिटी बहुत अधिक होती है और इस बहुत अधिक वेलोसिटी के कारण उनकी वर्टिकल इरोजन करने की पावर भी बहुत अधिक होती है। इस वर्टिकल इरोजन के द्वारा प्राप्त
बड़े बड़े कोबल्स, पेबल्स और बोल्डर्स को वह नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से अपने साथ लेकर नीचे मैदानी क्षेत्रों में उतरती हैं। गिलबर्ट के 6th पावर लॉ के अनुसार यदि किसी रिवर की वेलोसिटी अधिक है तो उसकी सेडिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने की पावर भी उस वेलोसिटी की 6th पावर के समानुपाती होगी। अर्थात यदि रिवर की वेलोसिटी अधिक होगी तो उस रिवर के द्वारा सेडिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने की जो पावर होगी वह भी बहुत ज़्यादा होगी। इस कारण से यह नदियाँ बड़े बड़े पत्थरों को, बड़े बड़े कोबल्स, पेबल्स और बोल्डर्स को प्लेन एरिया में उतार लाती हैं। जैसे ही यह नदियां यहाँ प्लेन एरिया में उतरती हैं, स्लोप में अचानक परिवर्तन हो जाता है। अब स्लोप जेंटल हो जाता है। स्लोप में होने वाले इस अचानक परिवर्तन को बोला जाता है सडन ब्रेक इन स्लोप। और जैसे ही नदी नीचे आती है उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। फिर वही गिलबर्ट के 6th पावर लॉ के अनुसार यदि रिवर की वेलोसिटी कम हो गई तो उसकी सेडिमेंट लोड को ट्रांसपोर्ट करने की पावर भी कम हो जाएगी। इस प्रकार हिमालय से उतरने वाली नदियां स्लोप में अचानक कमी होने के कारण और वेलोसिटी में अचानक कमी होने के कारण जो भी सेडिमेंट लोड लेके आ रही होती हैं वह इन पर्वतों के फुट हिल्स में जमा कर देती हैं। चूँकि इन पत्थरों का साइज बहुत बड़ा होता है जिस कारण इनकी पोरोसिटी भी बहुत अधिक होती है, जिस कारण हिमालय से उतरने वाली कुछ छोटी नदियां इन पत्थरों के नीचे से होकर बहती हैं, जबकि कुछ बड़ी नदियां जिनमें जल की मात्रा बहुत अधिक होती है सिर्फ वही ऊपर से बह पाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि कुछ नदियां इन क्षेत्रों में गायब हो जाती हैं या लुप्त हो जाती हैं। शिवालिक के दक्षिणी भाग में उसके फुट हिल्स में स्थित सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत इस 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर की चौड़ाई वाले क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुपिंग ऑफ सॉइल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट डिटीरियोरेशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। लंबी अवधि तक बिना हानि के फसल उत्पादन की क्षमता के आधार पर मिट्टी के ह्रास को निम्नलिखित में से किससे संदर्भित किया जाता है। यदि इस क्वेश्चन के हिंदी अनुवाद को देखा जाए तो यहाँ पर एक गलत शब्द लिखा हुआ है ह्रास। इसकी जगह शब्द होना चाहिए समूहन, क्योंकि ग्रुपिंग की हिंदी समूहन होती है, ह्रास नहीं होती। एग्रीकल्चर में हमने जितना भी इनपुट लगाया है और फसल को बेचने से जितना भी आउटपुट प्राप्त हुआ है उसका रेशियो कृषि दक्षता या एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी कहलाता है। क्रॉप इंटेंसिटी या फसल की सघनता को हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। दो किसान हैं, किसान ए और किसान बी, दोनों के ही पास समान क्षेत्रफल की एग्रीकल्चरल लैंड है। किसान ए ने अपनी एग्रीकल्चरल लैंड में पूरे साल में एक ही बार फसल की, जबकि किसान बी ने उसी सेम आकार की एग्रीकल्चरल लैंड में 2 बार फसल की। इस प्रकार इस उदाहरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसान बी जो कि समान क्षेत्रफल वाले खेत से साल में 2 बार फसल उगा ले रहा है, उसकी क्रॉप इंटेंसिटी अधिक होगी, जबकि किसान ए जो कि समान क्षेत्रफल वाले एग्रीकल्चरल लैंड से साल में सिर्फ 1 बार ही फसल उपजा पा रहा है, उसकी क्रॉप इंटेंसिटी कम होगी। क्रॉप प्रोडक्टिविटी या फसल उत्पादकता को कई ज्योग्राफर्स ने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के आधार पर अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमि क्षमता या लैंड कैपेबिलिटी। लैंड कैपेबिलिटी या भूमि क्षमता का तात्पर्य किसी लैंड की उत्पादन क्षमता या प्रोडक्टिविटी से होता है।
कोई भी भूमि तब अधिक प्रोडक्टिव मानी जाएगी जब उस पर प्रोडक्शन कॉस्ट की तुलना में नेट प्रॉफिट अधिक हो। इसी नेट प्रॉफिट के आधार पर लैंड कैपेबिलिटी या लैंड यूज कैपेबिलिटी का निर्धारण किया जाता है। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के क्षेत्र में सबसे पहला प्रयास डडले स्टाम्प द्वारा किया गया था। भारत में ऑल इंडिया सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के लिए लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन की स्कीम प्रस्तुत की है। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लैंड यूज कैपेबिलिटी के 8 मेन ग्रुप्स निर्धारित किए गए हैं और इन 8 मेन ग्रुप्स को कृषि की उपयोगिता के आधार पर 2 बड़े मेजर ग्रुप्स में रखा गया है। पहला मेजर ग्रुप है कृषि योग्य भूमि, लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। इसके अंदर ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 4 तक की लैंड को रखा गया है। वहीं दूसरा मेजर ग्रुप है कृषि अयोग्य भूमि, लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। इसके अंतर्गत ग्रुप 5 से लेकर ग्रुप 8 तक की लैंड को रखा गया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सॉइल की उनकी कैपेबिलिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के आधार पर ग्रुपिंग करना लैंड कैपेबिलिटी या भूमि क्षमता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून की उत्पत्ति संबंधी गतिक संकल्पना का प्रतिपादन किया था। डायनेमिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ मानसून वाज प्रोपाउंडेड बाय। देखिए, एडमुंड हैली ने मानसून की उत्पत्ति संबंधी थर्मल कॉन्सेप्ट दिया था जिसको क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं, जबकि मानसून की उत्पत्ति से संबंधित डायनेमिक थ्योरी को देने वाले व्यक्ति थे फ्लोन। और डॉक्टर पी कोटेश्वरम ने बताया है कि किस प्रकार से तिब्बत का पठार भारत के मानसून को प्रभावित करता है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं? इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी डज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कम? देखिए, निर्माण उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत रखा जाता है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के द्वारा प्राप्त रॉ मटेरियल्स को यह सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स या कैपिटल गुड्स में ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी या द्वितीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि अवस्थिति सिद्धांत में विलग प्रदेश एकांकी की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? इन एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी द कंसेप्ट ऑफ एन आइसोलेटेड एस्टेट वाज प्रोपाउंडेड बाय। बहुत ही आसान सवाल है, लगभग सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी और उसमें आइसोलेटेड स्टेट की बात वान थ्यूनेन के द्वारा कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ श्रेणी के व्यवसायों के कौन से उदाहरण हैं? व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वार्टरनरी सेक्टर एक्टिविटीज़? क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस में 4 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। इन चारों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फाइनेंशियल कंसल्टिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है, यह क्वार्टरनरी सेक्टर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती है। जबकि रिटेल एंड होलसेल ट्रेड की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वह टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती है। जबकि माइनिंग एंड ड्रिलिंग और एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यह दोनों ही प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि का प्रति इकाई किराया निर्धारित करने के लिए वान थ्यूनेन मॉडल में प्रयुक्त प्राथमिक सूत्र क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी फार्मूला यूज्ड इन द वान थ्यूनेन मॉडल टू डिटरमाइन रेंट पर यूनिट लैंड? देखिए, वान थ्यूनेन ने अपनी एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी में इकोनॉमिक रेंट या लोकेशनल रेंट का कंसेप्ट दिया था। साथ ही साथ
इस लोकेशनल रेंट को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला भी दिया था और वह फार्मूला इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस में से दिए हुए फार्मूले में से कोई एक है। हमको इन चारों ऑप्शंस में से सही फार्मूले का चयन करना है। यदि क्वेश्चन में दिए हुए चारों फार्मूलों को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ सिंबल्स प्लस और माइनस का ही डिफरेंस आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें लगभग एक जैसी ही लिखी हुई हैं। इस फार्मूले को मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ बिना सिंबल के। R=Y P C Y F और M। इस फार्मूले में Y का मतलब है यील्ड, अर्थात हमने अपने खेत में कुल कितनी फसल पैदा की है। C का मतलब है कि उस फसल को अपने खेत में पैदा करने के लिए हमने कुल कितनी लागत लगाई। और P का मतलब है कि जब हम उस फसल को काट कर मार्केट ले गए तो मार्केट में मंडी में उस फसल को बेचने से हमको कुल कितना पैसा प्राप्त हुआ। सपोज़ करिए 1 किलोग्राम फसल को उपजाने के लिए 50 रुपये की लागत आ रही है और मार्केट में उसको बेचने पर 100 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, तो जो हमको लाभ होगा उसके लिए हमको 100 में से 50 को माइनस करना पड़ेगा, न कि प्लस करना पड़ेगा। आखिर लाभ का मतलब क्या है कि मार्केट में जितना हमको पैसा मिला उसमें से हमको जो हमारी लागत आई थी उसको माइनस करना पड़ता है। अब यदि फार्मूले के हम इस हिस्से को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है M का मतलब है हमारे खेत से मार्केट की कुल दूरी, और F का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या फ्रेट रेट, अर्थात अपनी फसल को खेत से मार्केट तक ले जाने के लिए भाड़े की दर है F। अब यदि दूरी को भाड़े की दर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्राप्त हो जाती है। सपोज़ करिए कि 1 किलोग्राम के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है 10 रुपये। अब यह जो 10 रुपये है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यह भी तो हमको अपनी जेब से ही देनी पड़ेगी, अर्थात जो 100 रुपये मार्केट में मिले थे उसमें से हमने अपनी लागत के 50 रुपये घटा दिए थे, उससे जो हमको 50 रुपये का फ़ायदा हो रहा था उस 50 रुपये में से भी इस 10 रुपये को या इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा, न कि प्लस करना पड़ेगा। तब जाकर हम एक्चुअल लोकेशनल रेंट या लाभ की गणना कर पाएंगे। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ प्लस और माइनस देखना है और थोड़ी सी समझ बूझ का इस्तेमाल करना है। इस तरह इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला इज़ फेमस फॉर विच मिनरल? देखिए, बेलाडीला खान जो है वह लौह अयस्क या आयरन ओर के लिए फेमस है। यह खान छत्तीसगढ़ राज्य के दांतेवाड़ा जिले में स्थित है और यह खान भारत की सबसे बड़ी मैकेनाइज्ड या मशीनीकृत खान है। साथ ही साथ इस खान की यह विशेषता भी है, यहाँ पर सर्वोत्तम क्वालिटी का हेमेटाइट लौह अयस्क प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में निशादीप्त मेघ पाए जाते हैं? इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स आर फाउंड? देखिए, नॉक्टिल्यूसेंट शब्द जो है वह लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, नॉक्टिस NOCTIS। नॉक्टिस का मतलब होता है रात्रि से संबंधित और ल्यूसेंट का मतलब होता है चमक। नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स मीजोस्फीयर में ध्रुवों के ऊपर गर्मियों में दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डू द सन्स रेज टेक टू रीच द अर्थ? हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल के, और पृथ्वी से सूर्य की दूरी है ऑन एन एवरेज 150 मिलियन किलोमीटर। साथ ही साथ प्रकाश की जो गति होती है वह होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यदि दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो हमको प्राप्त होगा 500 सेकंड्स, और 500 सेकंड्स में 8 मिनट 20 सेकंड्स होते हैं।
इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8 मिनट 20 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को विकिरण खिड़की कहा जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेडिएशन विंडो? देखिए, उच्च पर्वतों को या हाई माउंटेन्स को विकिरण खिड़की कहा जाता है। इसका कारण यह है कि उच्च पर्वतों के ऊपर जो वायुमंडल की लेयर होती है वह विरल होती है, सघन नहीं होती, जबकि वायुमंडल की निचली परतें सघन हुआ करती हैं। साथ ही साथ वाटर वेपर का जो कंसंट्रेशन होता है वह ऊपर की ओर डिक्रीज होता हुआ चला जाता है। वाटर वेपर की विशेषता होती है कि वह सोलर रेडिएशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दोनों को ही एब्जॉर्ब करती है। चूँकि पर्वतों के ऊपर ऊंचाई के कारण वाटर वेपर का कंसंट्रेशन कम होता है, इस कारण से इनकमिंग सोलर रेडिएशन भी आसानी से एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाता है और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी आसानी से पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर की ओर मूव कर जाता है। इस कारण माउंटेन्स को रेडिएशन विंडो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पवनें जो समदाब रेखाओं के समानांतर तथा दाब प्रवणता के समकोण बहती हैं क्या कहलाती हैं? द विंड्स दैट ब्लो पैरेलल टू द आइसोबार्स एंड एट राइट एंगल टू द प्रेशर ग्रेडियंट आर कॉल्ड। देखिए, इस प्रकार की विंड्स को जियोस्ट्रोफिक विंड्स कहा जाता है। निचले वायुमंडल में 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर समदाब रेखाओं के समानांतर किंतु दाब प्रवणता के समकोण पर प्रवाहित होने वाली पवनों को जियोस्ट्रोफिक विंड्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉसबी तरंगों का संबंध निम्न में से किससे है? रॉसबी वेव्स आर रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? देखिए, रॉसबी वेव्स का संबंध है जेट स्ट्रीम से। जेट स्ट्रीम्स में जो मियांडर्स बनते हैं वही रॉसबी वेव्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में एशिया के निम्नलिखित में से किस भाग में जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम दर्ज किया गया? Which one of the following parts of Asia recorded the lowest percentage of population in Asia in year 2022? इसका सही आंसर है वेस्टर्न एशिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसांख्यिकीय संक्रमण संकल्पना के मूल रूप से जुड़ा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ओरिजिनल फॉर्मुलेशन ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को सबसे पहले देने वाले विद्वान का नाम है W.S. थॉम्सन, जो कि अमेरिका के एक डेमोग्राफर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 की घोषणा कब की गई? व्हेन वाज द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 1976 अनाउंस्ड इन इंडिया? देखिए, भारत में पहली बार 1976 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई। यह नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 16 अप्रैल 1976 को अनाउंस की गई थी, जबकि भारत की दूसरी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में आई और यह 15 फरवरी 2000 को अनाउंस की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शहर का क्या नाम है जिसने देश के सभी शहरों में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की? इस शहर ने इसी देश के दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहर की तुलना में दोगुनी जनसंख्या दर्ज की। What is the name of city that recorded highest population among all the cities of country? This city also recorded twice the population of the second highest population city of the same country. इस क्वेश्चन में जिफ के द्वारा दिए गए रैंक साइज रूल के बारे में बताया जा रहा है। जिफ ने अपने रैंक साइज रूल में बताया था कि यदि किसी देश के सभी बड़े शहरों को जनसंख्या के आधार पर घटते हुए क्रम में लगा दिया जाए तो जो सबसे बड़ा शहर होगा जनसंख्या के आधार पर, उसकी जनसंख्या दूसरे क्रम पर स्थित शहर की जनसंख्या की दुगनी होगी। फर्स्ट रैंक पर स्थित इस शहर को प्राथमिक नगर या प्राइमेट सिटी कहा जाता है। इस आधार पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक नगर। लेकिन इंग्लिश में ऑप्शन बी में लिखा हुआ है इनिमेट सिटी। इनिमेट कोई वर्ड नहीं होता है, यहाँ पर लिखना चाहिए था प्राइमेट सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्रीय स्थान के क्रिस्टॉलर मॉडल के K3 सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इंगित करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डिनोट्स K3 ऑफ क्रिस्टॉलर मॉडल ऑफ सेंट्रल प्लेस? इस क्वेश्चन का सही आंसर है मार्केट प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मीन इज 7 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4.43 व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? विचरण गुणांक क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में मीन म्यू दिया हुआ है 7 और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दिया हुआ है 4.43। विचरण गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला होता है सिग्मा अपॉन म्यू मल्टीप्लाई बाई 100। मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100। यदि इस फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट किया जाए तो इसका सही आंसर निकल के आएगा 63.28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज प्रसार गुणांक ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हुई हैं जिनका हमको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज या प्रसार गुणांक निकालना है। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला होता है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। L का मतलब होता है कि जो भी डेटा हमको दिया गया है उसकी लार्जेस्ट वैल्यू, और S का मतलब होता है कि उस डेटा सेट की स्मॉलेस्ट वैल्यू। इस डेटा सेट की लार्जेस्ट वैल्यू है 210 और स्मॉलेस्ट वैल्यू है 15। यदि इन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट किया जाए तो सही आंसर निकल कर आएगा 0.86। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो चरों का रैंक बिल्कुल विपरीत है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा? इफ द रैंक्स ऑफ टू वेरिएबल्स आर एग्जैक्टली अपोजिट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट? देखिए जब भी किसी डेटा सेट में दो वेरिएबल्स का जो डेटा है वह रैंक्स के रूप में दिया गया हो, तब उन दोनों वेरिएबल्स के मध्य कोरिलेशन निकालने के लिए हमेशा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का यूज़ किया जाता है। और यदि दोनों ही वेरिएबल्स की जो रैंक्स हैं वो बिल्कुल अपोजिट हैं, ऐसी स्थिति में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू निकल कर आती है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रतीपगमन गुणांक बीटा का मान 0 है तो इसका क्या अर्थ है? इफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट बीटा इज 0 व्हाट डज इट मीन? देखिए रिग्रेशन एनालिसिस में रिग्रेशन कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के मध्य संबंधों को बताता है। कोएफिशिएंट के साइन प्लस या माइनस से संबंधों की दिशा का पता चलता है, जबकि कोएफिशिएंट के मैग्नीट्यूड से संबंधों की स्ट्रेंथ का पता चलता है। यदि रिग्रेशन कोएफिशिएंट बीटा की वैल्यू 0 हो तब ऐसी दशा में दोनों ही वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच कोई भी संबंध नहीं होगा। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधियों में से किस में मॉड्यूलस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द मॉड्यूलस सिंबल इज यूज्ड? इस क्वेश्चन का सही आंसर है मीन डेविएशन के फार्मूले में मॉड्यूलस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? इन विच स्टेट द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इज फाउंड? इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में 4,992 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर मैंग्रोव फॉरेस्ट का विस्तार है, जो भारत के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का 0.15% है। इसी रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य में भारत के कुल मैंग्रोव क्षेत्र का 40% भाग पाया जाता है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चाय उत्पादन की प्रमुख मेखला है। द मेन बेल्ट ऑफ टी प्रोडक्शन इन इंडिया इज। देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए 2021 और 22 के डेटा के अनुसार असम और पश्चिम बंगाल सहित भारत के उत्तरी भाग में
देश की कुल चाय का 83% उत्पादन हुआ है, जबकि शेष 17% उत्पादन भारत के दक्षिणी भाग में हुआ है, मुख्यतः तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में। इस डेटा से पता चलता है कि भारत में टी प्रोडक्शन की जो मेन बेल्ट है वह उत्तरी भारत में है, और उत्तरी भारत में भी आसाम और पश्चिम बंगाल प्रमुख राज्य हैं जो कि भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करते हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में चाय का उत्पादन होता है। यदि क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस ऑप्शन में दक्षिण भारत को भी सम्मिलित कर लिया गया है, लेकिन हमको बताना है प्रमुख मेखला के बारे में। इस तरह यह ऑप्शन सही नहीं होगा। यदि ऑप्शन सी को देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यह तो भारत की जो सीमा है उसको भी पार किए दे रहा है। इस आधार पर यह ऑप्शन भी सही नहीं होगा। हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कर्क रेखा भारत के त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के विस्तार के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हमको होती ही है। हालांकि त्रिपुरा में भी चाय पैदा होती है, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम है, वह मेन बेल्ट के अंतर्गत नहीं आती है। यदि ऑप्शन ए को देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यदि इस अक्षांश रेखा की बात की जाए तो यह अक्षांश रेखा कर्क रेखा से भी साउथ में एग्जिस्ट कर रही है, जबकि आसाम जो है वह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। हालांकि इसके अंतर्गत त्रिपुरा को सम्मिलित कर लिया गया है, लेकिन यह ऑप्शन सही नहीं होगा। इस तरह लॉजिक के अनुसार ऑप्शन ए, सी और डी गलत हैं, तो बचा हुआ ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। इस ऑप्शन में जो अक्षांशीय विस्तार दिया जा रहा है वह है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। इसमें लगभग कर्क रेखा से 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक असम और दार्जिलिंग के भागों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है द सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इज। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है हॉट वाटर स्प्रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च एशिया का मेरुदंड किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है। विच माउंटेन रेंज इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ हाई एशिया। देखिए, स्विट्जरलैंड के एक जियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था स्वेन हेडन। उन्होंने काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की मेरुदंड या उच्च एशिया की रीढ़ कहा था। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इंडियन एग्रीकल्चर आर ट्रू। इंडिया हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रॉप्ड एरिया। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया इज डोमिनेटेड बाय सीरियल क्रॉप्स। यह स्टेटमेंट भी सही है। द एवरेज साइज ऑफ इंडियन फार्म होल्डिंग इज स्मॉल। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इस तरह इस क्वेश्चन में दिए हुए तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरों के तापमान वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द ओशंस। सबसे अधिक सतही समुद्री तापमान भूमध्य रेखा पर अंकित किया जाता है। द हाईएस्ट सरफेस ओशियनिक टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड एट द इक्वेटर। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। NCERT में लिखा हुआ है समुद्री सतह का सबसे अधिक तापमान भूमध्य रेखा पर नहीं पाया जाता, भूमध्य रेखा से थोड़ा उत्तर की ओर पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है समुद्री गहराई बढ़ने के साथ तापमान एक समान दर से घटता है। द टेम्परेचर डिक्रीजेज एट अ यूनिफॉर्म रेट विद इंक्रीजिंग ओशियनिक डेप्थ। यह स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि समुद्री सतह से 500 मीटर नीचे और लगभग 1000 मीटर की गहराई तक एक थर्मोक्लेन की परत पाई जाती है, जिसमें तापमान में बहुत तीव्रता से गिरावट होती है। थर्ड स्टेटमेंट है उत्तरी गोलार्ध के महासागरों में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक तापमान अंकित किया जाता है। द ओशंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिकॉर्ड रिलेटिवली हाई टेम्परेचर्स।
देन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में दिए गए 3 स्टेटमेंट्स में से तीसरे नंबर का ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शंस में केवल 3 कहीं पर भी नहीं लिखा है। इस आधार पर यह क्वेश्चन गलत है और एनसीईआरटी को सबूत बनाते हुए कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है समुद्री सतह का सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा पर नहीं, भूमध्य रेखा से थोड़ा उत्तर की ओर पाया जाता है। यदि स्टेटमेंट 1 में यह लिखा होता कि सर्वाधिक सतही समुद्री तापमान भूमध्य रेखा के करीब पाया जाता है, तो भी किसी हद तक यह सही था, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है रिकॉर्डेड एट द इक्वेटर, इक्वेटर पर पाया जाता है। यह सरासर गलत है। ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू द थर्मोक्लाइन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यह महासागर के सतही जल और गहरी परतों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र है। इट इज ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द सरफेस वाटर्स ऑफ द ओशन एंड द डीपर लेयर्स। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट है उसमें गहराई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन होता है। द टेम्परेचर ऑफ वाटर चेंजेस सडनली विद इंक्रीजिंग डेप्थ। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार इस क्वेश्चन में दिए हुए दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और इस आधार पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार निम्नलिखित में से किस स्थान पर आता है? द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टाइड्स अकर एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार या टाइड कनाडा में स्थित बे ऑफ फंडी, फंडी की खाड़ी में आता है और यहाँ पर 16 मीटर तक की टाइडल रेंज देखने को मिलती हैं। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बे ऑफ फंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी महासागरीय धारा है जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और यूरोप के पश्चिमी तट का तापमान बढ़ा देती है? विच ओशन करेंट रेजेस द टेम्परेचर नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप। इस धारा का नाम है गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित महासागरों में से किसमें समुद्री धाराओं की दिशा मौसम के साथ बदल जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस द डायरेक्शन ऑफ ओशन करेंट्स आर रिवर्स्ड विद सीजन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर, द इंडियन ओशन। हिंद महासागर में समुद्री धाराओं की दिशा मानसून पवनों के आधार पर बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज किसने लिखी है? हु रोट ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस बुक के राइटर हैं हेलफोर्ड मैकिंडर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वैतवाद की विचारधारा को आधार प्रदान करने का प्राथमिक स्तर पर श्रेय जाता है। द क्रेडिट ऑफ प्रोवाइडिंग द बेसिस फॉर द आइडियोलॉजी ऑफ डुअलिज्म एट द प्राइमरी लेवल गोज टू। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बर्नहार्ड वेरेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वैज्ञानिकों का समूह जिसे लॉजिकल पॉजिटिविस्ट के नाम से जाना जाता है उसकी स्थापना हुई। 1930 में वियना सर्किल की स्थापना हुई। यह तर्कसंगत प्रत्यक्षवादियों लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स का एक समूह था। इस आधार पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिब्सन के अनुसार यथार्थवाद एक व्यवहारिक वैकल्पिक स्पष्टीकरण है। अकॉर्डिंग टू गिब्सन रियलिज्म इज ए वायबल अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन टू। गिब्सन ने यथार्थवाद को आदर्शवाद की विपरीत विकल्प व्याख्या कहा था। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आदर्शवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यू किर्क ने विचार की वकालत की। डब्ल्यू किर्क एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मानवतावादी दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर बी। डब्ल्यू किर्क ने मानवतावादी दृष्टिकोण या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की विचारधारा की वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरीय पर्यावरण में सागरीय स्तनधारियों जैसे पोर्पोइस, सूस,
डॉल्फिन, व्हेल आदि को पालन पोषण और प्रशिक्षित करने को कहते हैं। इट इज रेफर्स टू टेमिंग, हार्वेस्टिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ सी मैमल्स लाइक porpoise, dolphins, whales, etc. in marine environment called। जिस प्रकार से स्थल खंड पर पशुपालन किया जाता है, ठीक इसी तरीके से समुद्रों में भी समुद्री पशुपालन होता है, जिसको ओशन रेंचिंग कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महासागर पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चागोस द्वीप समूह जो कि 7 एटॉल प्रवाल द्वीप वलय का एक समूह है, किस महासागर से संबंधित है? बहुत आसान क्वेश्चन है। चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवित प्रवाल भित्ति है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द लिविंग कोरल रीफ? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अपने नोट्स और मेरे पास जितनी भी किताबें हैं, इवन इंटरनेट पर भी कहीं नहीं मिला है। मेरी एक आदत है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को वही बात बताता हूँ जिसको मैं किताबों के माध्यम से वेरीफाई कर लेता हूँ। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आयोग की आंसर की में इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है फ्लोरिडा रीफ, लेकिन मैं इसको वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणता को समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्राम की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। Salinity is expressed as the amount of salt in gram dissolved in sea water। देखिए, salinity का मतलब होता है amount of salt in gram present in 1000 ग्राम of water। salinity को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रति हजार के सिंबल का यूज किया जाता है। जैसे सभी महासागरों की औसत सैलिनिटी है 35 प्रति हजार। इसका मतलब है कि 1000 ग्राम पानी में नमक की मात्रा है मात्र 35 ग्राम। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर 1000 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनकर लिखिए। सूची 1 में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दी हुई हैं, वहीं सूची 2 में यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किन देशों के मध्य हैं उनके नाम दिए हुए हैं। दोनों सूचियों का सही मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। मैनरहीम रेखा रसिया और फिनलैंड के बीच में है। सीगफ्रायड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है तथा ओडर नीसे रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। इस तरह यदि इस क्वेश्चन में दी हुई दोनों ही सूचियों का सही मिलान किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर को ब्रिटिश झील कहा जाता था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन वाज कॉल्ड द ब्रिटिश लेक? इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडियन ओशन, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले हिंद महासागर को ब्रिटिश लेक के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोपॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है एस कोहेन। एस कोहेन एक अमेरिकन ज्योग्राफर हैं। इन्होंने कुछ और बुक्स भी लिखी हैं जिनके नाम हैं जियोपॉलिटिक्स, द ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, और एक दूसरी बुक है ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स इन अ वर्ल्ड डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलर जियोपॉलिटिक्स नॉलेज रिसोर्स एंड लीगलिज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिचर्ड सी पावेल और क्लॉज डोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानिक संपर्क और प्रादेशिक आर्थिक संरचना का अध्ययन करने के लिए वस्तु प्रवाह पर 1957 में एडवर्ड एल उलमेन द्वारा किया गया एक अध्ययन किस देश की अर्थव्यवस्था पर आधारित था? उलमेन अमेरिका के ही थे और उनका जन्म शिकागो में हुआ था और उनकी यह स्टडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर ही आधारित है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस और नए कंसेप्ट्स के साथ अगले वीडियो लेक्चर में।
जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस से।